इस फिल्म के आगाज में आप एक लड़की और बूढ़े शख्स को पहाड़ में चढ़ते हुए देखेंगे। पहाड़ की चोटी में पहुंचकर वो ट्रोल पर्ल्स को देखते हैं। ये मंजर देखने में बहुत दिलचस्प था। अब वो अपनी बेटी को वही कहानी याद कराते हैं कि एक शादी में 13 ट्रोल थे कि अचानक उनके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ी और वो पत्थर बन गए। इस लड़की को कहानियों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। अब इसके डैड उसे बताते हैं कि अगर तुम इन्हें वाकई में देखना चाहती हो तो मन की आंखों से इन्हें देखो। जब वो लड़की भरोसे से पहाड़ की तरफ देखती है तो उसे असल में वो ट्रोल नजर आते हैं जिन्हें देखकर वो घबरा जाती है। उसके डैड उसे बताते हैं कि वो अंधेरे से पैदा हुए थे और रोशनी में पत्थर बन गए थे। वक्त बहुत तेजी से गुजर जाता है और अब पूरे 20 साल बाद वो नॉर्वे में एक कोस्ट पर रिसर्च वर्क कर रही थी। उन्हें यहाँ पर काम करते हुए काफी दिन गुजर चुके थे, इसीलिए उन्हें यूनिवर्सिटी में वापस बुलाया जा रहा था। इसी दौरान नोरा को वहाँ कुछ मिलता है। अब उसे देखकर इन्हें इस बात का यकीन हो चला था कि इंसान मन से कुछ ढूंढे तो उसे जरूर मिल जाता है। इन्हें वहाँ पर डायनासोर की हड्डियां मिली थी। इसी दौरान शहर के दूसरी तरफ डोरा माउंटेन में कुछ लोग नया रेलवे बना रहे थे। अब कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स वहाँ एहतजाज करते हैं और उन्हें पहाड़ों को तोड़ने से मना करते हैं। वहाँ बहुत से वर्कर्स खुदाई का काम कर रहे थे। एक वर्कर उस जगह को खाली कराकर वहाँ पर ब्लास्ट करता है। इस धमाके के बाद जब वो वापस खुदाई के लिए जाते हैं तो वहाँ अंधेरा होने की वजह से वो कुछ नहीं देख पाते और उन्हें किसी चीज के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। बदकिस्मती से वो सब वहाँ मारे जाते हैं और उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच पाता। अब हेडक्वार्टर में से कुछ मिलिट्री प्लेन्स भेजे जाते हैं ताकि वो डोरा की पहाड़ियों में जाकर पता लगा सके कि आखिर मामला क्या है। ये एक नेशनल सिक्योरिटी का मसला था, इसलिए अब इस पहाड़ी की मुकम्मल मालूमात प्राइम मिनिस्टर को भी दी जा रही थी। पहाड़ी के नजदीक मौजूद बड़े बड़े पाँव के निशानात पाए जाते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए प्राइम मिनिस्टर अब एक ओलॉजिस्ट से मिलना चाह रही थी। नोरा अपनी कामयाबी का जश्न मना रही थी कि उसी दौरान एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर वहाँ पर आता है और वो उसे ओस्लो के शहर प्राइम मिनिस्टर के पास ले जाते हैं। अब वो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में जाती है जहाँ उसकी मुलाकात एंड्रियस से होती है। वो उसे सीधा मीटिंग रूम में ले जाता है। सबको मालूम पड़ता है कि वो पैलियोंटोलॉजी की प्रोफेसर है। अब वहाँ पर मौजूद सब लोग डोरा में होने वाले वाक़े को समझने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोगों की नजर में वो एक दुश्मन की तरफ से हमला था और कुछ लोग समझ रहे थे कि वो जमीन के अंदर मौजूद मीथेन गैस का अमल है। अब नोरा उन सब को खामोश कराती है और पूछती है, क्या आप सब लोग इन पैरों के निशानात को नहीं देख पा रहे हैं? इसी दौरान सिगरेट आती है। सिगरेट एक कंप्यूटर एक्सपर्ट थी। वो एक वीडियो चलाती है जो उसी दिन कुछ स्टूडेंट्स ने बनाई थी। वो वीडियो देखकर वहाँ पर मौजूद सब परेशान हो जाते हैं क्योंकि उस वीडियो में वो सब मनाजर मौजूद थे जो कि उस दिन सबकी मौत की वजह बने। नोरा को इस वीडियो में पत्थर का बना हुआ एक शख्स दिखाई दिया था और अजीब सी जानवर नुमा आवाजें भी सुनाई दी थी। शहर के दूसरी तरफ एक बूढ़ा कपल सुबह का नाश्ता कर रहे थे कि अचानक से वहाँ पर उनके डॉगी ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। इनके घर में मौजूद सब चीजें हिल रही थी और टूटना शुरू हो गई थी। वो घबरा कर घर के बेसमेंट में चले जाते हैं। कुछ देर के बाद जब वो बेसमेंट से वापस आते हैं तो अपने घर की हालत देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर टूट चुका था। नोरा इस नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में सबको कायल करने की कोशिश कर रही थी कि इस हादसे की वजह ना तो गैस का अमल है और ना ही किसी दुश्मन ने हमला किया है। अब वो इस तस्वीर को बुनियाद बनाकर साफ साफ बात करती है कि ये सुपर नेचुरल क्रिएचर का काम है। अब वो वहाँ से ये कहकर चली जाती है कि मैं डोरा के लोगों की जिंदगी खतरे में नहीं देख सकती, हमें इन्हें बचाना होगा। इसकी सिग्नेचर से पहले ही मुलाकात में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसके कॉन्फिडेंस की वजह से प्राइम मिनिस्टर ने उसे साइंटिफिक ऑफिसर का दर्जा दे दिया था। इन्हें मालूम पड़ता है कि लेस्टा में भी उसी तरह का एक हादसा हुआ है, इसलिए अब वो दोनों वहाँ चले जाते हैं। नोरा एंड्रियस के पूछने पर इसे बताती है कि मुझे बचपन से ही इस खुदाई के कामों में बहुत दिलचस्पी थी, इसीलिए वो ये काम करती है। वो बताती है कि उसके डैड एक प्रोफेसर थे और वो फोकलोर पढ़ाते थे। वो उसे बताती है कि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है। इसके डैड की सोच सबसे अलग थी, इसी सोच ने उन्हें दुनिया से अलग कर दिया है। वो बताती है कि उसके डैड कहानियों में ज्यादा यकीन रखते हैं। इसी दौरान जब उसकी नजर नीचे पड़ती है तो वो परेशान हो जाती है। अब कैप्टन होम उन दोनों को खुशामदीद करता है। वो उन्हें बताता है कि कोई चीज पहाड़ों के इस तरफ से आई थी और 3 किलोमीटर चलने के बाद वापस पहाड़ों में गायब हो गई है। नूरा को अब वो बूढ़ा शख्स बताता है कि अंधेरे की वजह से हम उसे नहीं देख पाए। वो दोनों बहुत डरे और सहमे हुए थे। वो बताती है कि हमें उस तूफान के आने से पहले बहुत अजीब सी आवाजें सुनाई दी थी। नूरा और एंड्रियस वहाँ पर मौजूद शवाहिद इकट्ठे करते हैं। उन्हें इन बड़े पाँव के निशानात के अलावा एक अजीब सी बदबू महसूस होती है। वो इसे हाइपर नेचर का नाम देती है। वो इस पाँव के निशानात वाली जगह में उतर कर कोई सुराग ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उससे वहाँ से कुछ भी नहीं मिल पाता। वो अब हेलीकॉप्टर से उसके पाँव के निशानात का पीछा करते हैं, लेकिन वो निशानात पहाड़ों के बीचों बीच गायब हो जाते हैं। इस चीज के बारे में मजीद जानने के लिए वो अब अपने डैड के पास जाने का फैसला करती है। उसके डैड को काफी सालों से कोई नहीं मिलने आया था, इसलिए वो बहुत खौफजदा थे, लेकिन अपनी बेटी को वहाँ देखकर वो रिलैक्स हो जाते हैं। घर के अंदर उनका रिसर्च वर्क पड़ा हुआ था। वो बताते हैं कि 1943 में एक टीम रेलवे बनाना चाह रही थी, लेकिन वो काम रोक दिया गया था क्योंकि उस वक्त पहाड़ों से कोई चीज निकली थी और उसी के ऊपर नूरा के डैड ने अपनी सारी जिंदगी खोजते हुए गुजार दी। उसकी बेटी उसे बताती है कि आज भी पहाड़ों से कुछ बाहर निकला है। अब वो सारी वीडियोस और निशानात देखकर वो समझ जाते हैं कि उनका रिसर्च वर्क कामयाब हो गया है। उन्हें यकीन था कि ये वही ट्रोल्स हैं जिन्हें
चोटी में खुले आम नॉर्वे की सड़कों में देखा जा सकता था। लेकिन इसकी बेटी को अपने डैड की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। वो उन्हें दोबारा से सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने से मना करती है। वो उसे बताता है कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं सच के बहुत करीब था, लेकिन उन्होंने मुझे जेल में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने ट्रोल्स को बदनाम कर दिया कि जैसे वो इंसानों को नुकसान पहुंचाने वाली नस्ल है। इसे मालूम था कि दुनिया से इनका वजूद कैसे मिटाया गया। अब अपनी थ्योरी को सच साबित करने के लिए वो वहाँ से निकल पड़ता है। हेलीकॉप्टर पे बैठकर वो अपने मैप के हिसाब से बिल्कुल उसी जगह उतरते हैं जहाँ पर उस ट्रोल्स के कदम खत्म हुए थे। नोरा के डैड को उन पहाड़ों के बारे में बहुत अच्छे से मालूम था। वो अब उस जगह में पहुंचकर अच्छे से मुआयना करते हैं, लेकिन नोरा और उसकी टीम को उन्हें देखकर ये लग रहा था कि शायद वो पागल हैं। अब वो अपने डैड के पास जाती है। वो उसे देखकर अपना पुराना वक्त याद करते हैं जब वो और उनकी बेटी मिलकर दुनिया के राजों की कहानियां सुना करते थे। इसे अभी भी अपने डैड की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। वो उसे समझाते हैं कि ट्रोल सच में मौजूद है, वो मिट्टी और पत्थर से बने हुए हैं। अचानक से नूरा को वहाँ बदबू आती है। ये उसी तरह की बदबू थी जिसे उसने हाइपरनेचर का नाम दिया था, और इसी तरह की बदबू उसने बूढ़े शख्स के घर में महसूस की थी। आज इन दोनों ने हकीकत में इस ट्रोल को देख लिया था। वो बहुत खौफनाक दिख रहा था। इसे देखकर वहाँ पर मौजूद सब लोग खौफजदा हो जाते हैं। कैप्टन होम अब पायलट से वो हेलीकॉप्टर स्टार्ट करवाता है ताकि वो सब लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से जा सके। वो बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकलते हैं। ट्रोल इन सब को देखकर चिल्लाता है। अब ये सारा मंजर सिग्नेचर वहाँ पर कंट्रोल रूम में मौजूद सभी लोगों को दिखाती है। प्राइम मिनिस्टर समेत सब लोग उसे देखकर घबरा जाते हैं। आज नोरा को अपने डैड की कई बातों पर यकीन आ गया था। प्राइम मिनिस्टर समेत अब सब लोग ये फैसला करते हैं कि वो मिलिट्री ऑपरेशन करके इस ट्रोल को मार देंगे, क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई दूसरा हल मौजूद नहीं था। लेकिन नोरा के डैड उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं। वो इन सबको समझाते हैं कि इससे छुटकारा हासिल करने का एक ही तरीका है कि उसे सूरज की रोशनी से पत्थर बनाया जाए। लेकिन इसकी बातों पर इसकी बेटी के अलावा और कोई भी यकीन नहीं करता है। वो उसे बताते हैं कि ये इंसानों की फितरत है कि जिस चीज से वो डरते हैं वो उसे मार देते हैं। ये क्रिएचर अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं आई है, इसे बचाने में मेरी मदद करो। नूरा अपने डैड की बात मान लेती है। अब वो कैप्टन होम से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन तीनों को भी इस मिशन पर उनके साथ लेकर जाया जाए। वो एक कंडीशन में उन्हें अपने साथ लेकर जाने में राजी हो जाता है कि उसके रूल्स के मुताबिक उन्हें वहाँ पर रहना होगा, जिस पर वो सब राजी हो जाते हैं और उसके साथ इस मिशन पर चले जाते हैं। अब वो सब सफर के लिए रवाना होते हैं और वहाँ जाकर अपनी अपनी पोजीशन संभाल लेते हैं। वो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे के जरिए मुआयना करते हैं। कंट्रोल रूम में मौजूद सब लोग वो मनाजर देख रहे थे। अब वो सारे सोल्जर अपने अपने टारगेटेड पॉइंट में जाकर उस ट्रोल के आने का इंतजार कर रहे थे। इन्हें वहाँ इंतजार करते हुए काफी वक्त गुजर चुका था। नोरा के डैड उसे वही कहानी सुनाते हैं कि वो यहाँ बड़े बड़े झुंड में बसते थे, वो मिट्टी और पत्थर से बने हुए थे। वो अपने डैड से माफी मांगती है क्योंकि उसकी मॉम के मरने के बाद वो अपने डैड से नाराज होकर चली गई थी। इसके डैड उसे माफ कर देते हैं। ट्रोल अब वहाँ से सीधा उन्हीं की तरफ आ रहा था। इसकी हर हरकत पर नोरा के डैड की नजर थी। वो इसे समझ पा रहे थे। अब सोल्जर को इस पर हमला करने की इजाजत मिलती है, लेकिन उसके डैड उन्हें रोकते हैं। इस हमले की वजह से उस पर कोई असर नहीं होता, लेकिन अब वो गुस्से में आ जाता है और उन सोल्जर्स को मारना शुरू कर देता है। अब वो सारे लोग एक साथ मिलकर इस पर हमला करते हैं। इस पर इतने बम और फायर मारे जाते हैं, लेकिन वो तो पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत निकला। उसे जरा सी भी खरोश तक नहीं आई थी। अब वो ट्रोल सबसे बदला लेता है और बारी बारी सबको मारना शुरू कर देता है। वहाँ पर एक जख्मी सोल्जर पड़ा हुआ था और वो क्रिश्चियन था, जिसकी आवाज सुनकर वो उसे उठा लेता है और खा जाता है, क्योंकि वो ट्रोल क्रिश्चियन ब्लड को महसूस कर सकता था और इस बात का नोरा के डैड को पहले से मालूम था। इसके डैड अब इसे इस बात का एहसास दिलाते हैं कि वो उसके दोस्त हैं, और अब वो ट्रोल भी सुकून में आ जाता है और उनकी बातों का जवाब देता है। अब दूसरी तरफ इस ट्रोल पर एक सोल्जर दोबारा से गोलियां चलाता है, जिससे वो गुस्से में आ जाता है और एक्सीडेंटली उसकी दुम नोरा के डैड को लग जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत बुरे तरीके से जख्मी हो जाते हैं। वो अपनी बेटी को आखिरी वक्त पर भी यही कहते हैं कि अपने आप पर भरोसा रखो, और वो उससे कुछ किंगडम सोल्जर के बारे में कहते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाती और उनकी डेथ हो जाती है। वो ट्रोल नोरा के डैड को देखकर वहाँ से चला जाता है। नोरा बहुत रोती है। वो अपने डैड की डायरी देखकर उन्हें बहुत मिस करती है। अब नोरा को मालूम पड़ता है कि वो उस ट्रोल पर एयर स्ट्राइक करने जा रहे हैं। वो अब मुकम्मल तौर पर परेशान थी कि वो किसकी बात पर यकीन करे। अब वो एंडियस के साथ मिलकर कहानियां सुलझाती है कि शायद उस ट्रोल को रोकने का कोई हल मिल जाए। उसे अब मालूम पड़ता है कि तमाम ट्रोल्स उस वक्त चर्चिस पर पत्थरों से हमला करते थे, क्योंकि वो इसकी घंटियों की आवाज बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अब कैप्टन होम बताता है कि आज तक हमने इस तरह का दुश्मन कभी नहीं देखा, क्योंकि इस पर मॉडर्न वेपन्स का भी असर नहीं हो पा रहा था। इसलिए मेरे ख्याल में प्रोफेसर नोरा सही कह रही है। अब प्राइम मिनिस्टर इनकी बात मान लेती है और वैसा ही करने का हुक्म देती है जैसा नोरा ने कहा था। अब उन्हें मालूम पड़ता है कि वो ट्रोल अब वहाँ से साउथ की तरफ जा रहा है, जहाँ पर इस वक्त बहुत चहल पहल थी। बहुत से बच्चे शाम के वक्त वहाँ मौजूद थे और अपना वक्त एंजॉय कर रहे थे। अचानक से उन्हें वहाँ पर जमीन हिलती हुई महसूस होती है। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे अर्थक्वेक आ गया हो। हर कोई अब डर के वहाँ से भागना शुरू कर देता है।
तमाम लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए उस पार्क को खाली कर देते हैं। अब कैप्टन होम अपनी दोस्त नोरा के कहने पर वहाँ बहुत सी घंटियां लेकर जाता है और उन्हें बजाना शुरू कर देता है, लेकिन इन घंटियों की आवाज से ट्रोल और गुस्से में आ जाता है। अब वो बारी बारी वहाँ पर मौजूद तमाम हेलीकॉप्टर्स पर हमला करना शुरू कर देता है। वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर एक बच्चे के ऊपर गिरने ही वाला था, लेकिन ट्रोल ने उस बच्चे को इससे बचा लिया और ये सारा मंजर नोरा देख रही थी और उसे महसूस कर पा रही थी कि वो नुकसान नहीं चाहता। अब वहाँ पर हर मीडिया पर इस ट्रोल के बारे में बताया जा रहा था कि कैसे इसने इस शहर का सुकून तबाह कर दिया है। जगह जगह बिल्डिंग टूटी पड़ी है, लोगों में इसका खौफ फैला हुआ है। वो सारे लोग मायूस होकर वापस आ जाते हैं। अब नोरा प्राइम मिनिस्टर को बताती है कि हम जैसा चाहते थे वैसा नहीं हो पाया। अब वो ये जानना चाह रही थी कि वो ओस्लो की तरफ क्यों जा रहा है, लेकिन इस बार वो प्राइम मिनिस्टर को अपनी बातों पर कायल नहीं कर पाती। वो उसे वहाँ से जाने को कहती है ताकि इस क्रिएचर पर हमला करके इसे रोका जा सके। कैप्टन होम जानता था कि नोरा बिल्कुल सही है, लेकिन वो बेबस था। वो चाह कर भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। एंडियस भी जानता था कि नोरा बिल्कुल सही है, इसलिए वो ये जॉब छोड़कर उसकी मदद के लिए उसके साथ चला जाता है। डिफेंस सेक्रेटरी के कहने पर प्राइम मिनिस्टर खिताब करती है और सब लोगों को हुक्म देती है कि वो ओस्लो को खाली करके वहाँ से चले जाए, क्योंकि अब वो लोग वहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशन करना चाह रहे थे। अब पूरे शहर को खाली करा लिया जाता है और मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी की जाती है। पूरे शहर और मुल्क में इमरजेंसी की सूरत-ए-हाल पैदा हो चुकी थी। एंडियस और नोरा अपने डैड की किताब देखकर इस कहानी का खोज लगाने की कोशिश कर रहे थे। सिडलिंग का लफ्ज देखकर एंडियस उसे बताता है कि इससे तो मुझे रिकॉर्ड सिडलिंग याद आ गया है, जो कि रॉयल पैलेस का चीफ ऑफिसर है और वो इससे मिला भी है। अब इसकी बातों को सुनकर नोरा को इस कहानी का हल पता चल गया था। अब वो दोनों वहाँ से सीधा रॉयल पैलेस जाते हैं। वहाँ पहुंचकर सिडलिंग उन्हें अंदर आने की इजाजत दे देता है। उसे यकीन था कि नोरा वहाँ जरूर आएगी। सिडलिंग नोरा के डैड की बहुत तारीफ करता है। उसे मालूम था कि वो दिल का बहुत अच्छा इंसान था, बस थोड़ा जिद्दी था। वो उन्हें एक सुरंग में लेकर जाता है जहाँ पर ट्रोलिंग की लाशें पड़ी हुई थी। उन्होंने इस वक्त इस ट्रोल की सारी फैमिली को मार दिया था और सिर्फ एक बच्चे को जिंदा छोड़ा था, जो आज खुलेआम घूम रहा है। असल में उन्होंने इस ट्रोल को भी डोरा की पहाड़ियों में बंद कर दिया था ताकि वो वहाँ पर मर जाए। उन्हें मालूम पड़ता है कि नोरा के डैड सही थे। असल में इस ट्रोल को ओस्लो में अपने घर रॉयल पैलेस जाना था। नोरा को वहाँ मालूम पड़ता है कि अंधेरा इनका दोस्त है और रोशनी इसकी दुश्मन है। वो ट्रोल सूरज की रोशनी नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। अब ट्रोल ओस्लो पहुंच चुका था, लेकिन उसे रोकना नामुमकिन था। इसलिए प्राइम मिनिस्टर अब डिफेंस सेक्रेटरी को इजाजत दे देती है कि वो इसे मिसाइल मारकर मार सकते हैं। नोरा और एंडियस अब कैप्टन होम के साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि इस ट्रोल को किसी खाली जगह में ले जाया जा सके और इस मकसद के लिए वो इस सिडलिंग की रॉयल कार का सहारा लेते हैं। दूसरी तरफ डिफेंस सेक्रेटरी इन मिसाइल का कोड लॉन्च करने वाले होते हैं कि इसे सिगरेट सुन लेती है, जो कि अब नोरा की टीम से मिलकर काम कर रही थी। वो अब एंडियस को बताती है कि उन्होंने ओस्लो शहर को तबाह करने के लिए मिसाइल के कोड डाल दिए हैं, लेकिन वो इसे सिस्टम हैक करके कुछ और वक्त मांगता है ताकि वो ट्रोल को बहकाकर अपने साथ उस जगह तक ले जा सके। सिगरेट आज पहली बार उस मिलिट्री सिस्टम को हाईजैक करने जा रही थी। ट्रोल सब रुकावटें तोड़कर रॉयल पैलेस की तरफ बढ़ रहा था, जबकि दूसरी तरफ नोरा कुछ सिक्योरिटी गार्ड लेकर अपने प्लान पर अमल कर रही थी। कैप्टन होम अब एक खुले मैदान में जाकर पावर सिस्टम का इंतजाम कर रहा था। पूरे ओस्लो शहर में सन्नाटा छाया हुआ था। हर सड़क, शहर का हर कोना सुनसान था। नोरा अब इस रॉयल कार में एक स्कल लोड करवाकर वहां से निकल पड़ती है। मिलिट्री रूम में अब वो लोग ओस्लो शहर को मिसाइल टारगेट के लिए सेट कर रहे थे और सिगरेट अब इनका सिस्टम हैक करने की कोशिश में लगी हुई थी। कैप्टन होम अपने एक दोस्त की मदद से वहां पर बहुत से सोल्जर्स और लाइट्स मंगवा लेता है। एंडियस को अपनी कोलीग पर पूरा यकीन था कि उसे हारना पसंद नहीं है और वो हर सूरत में इस सिस्टम को हैक कर लेगी। अब मिसाइल चलने ही वाला था कि एन मौका पर सिगी असल सिस्टम को हाईजैक कर लेती है, जिससे नोरा इत्मीनान का सांस लेती है। वो अब एक स्कल लेकर ट्रोल की तरफ जाने की तैयारी करती है, जो कि उसी की तरफ आ रहा था। वो और एंडियस घबराते हुए उसी तरफ बढ़ते हैं। अब एंडियस इस स्कल के ऊपर से कपड़ा हटाता है, जिसे देखकर वो गुस्से में आ जाता है और उनकी तरफ बढ़ता है। वो अब कैप्टन होम को कॉल करके बताती है कि हम सिर्फ 10 मिनट में तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। रास्ते में वो खोपड़ी गिर जाती है, जिसे ट्रोल उठाकर देखता है और उदास हो जाता है। अब पास में मौजूद एक शीशे में वो अपना अक्स देखता है और डर जाता है। डरने की वजह से उसके हाथ से स्कल नीचे जमीन में गिर जाती है और टूट जाती है। अब वो बहुत गुस्से में आ जाता है। वो अपनी नस्ल का अकेला ट्रोल रह गया था। उसे अब इस गाड़ी पर गुस्सा आता है जिसमें वो स्कल मौजूद थी। वो इसे मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन नोरा बड़ी मुश्किल से बचाकर वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ वो सिक्योरिटी चीफ अब सेगी को पकड़ लेता है, जो सिस्टम को हैक किए हुए थी। नोरा तमाम खतरों का सामना करके अब उसी जगह में पहुंच जाती थी जहाँ पर कैप्टन होम इस ट्रोल का इंतजार कर रहा था। वो सब लोग ट्रोल को वहाँ देखकर घबरा जाते हैं। वो ट्रोल इस नोरा को मारने ही वाला था कि गाड़ियों के शोर से वो डाइवर्ट हो जाता है और उसे छोड़ देता है। इसी दौरान कैप्टन होम वो नीली रोशनी इस ट्रोल पर डालता है, जिससे इसका जिस्म जलना शुरू हो जाता है। ये सारा मंजर सिक्योरिटी चीफ भी देख रहा था। वो जेट अब फाइनल ऑर्डर के इंतजार में था ताकि वो इस ट्रोल को मिसाइल मारकर इसे मार दे, लेकिन सिगी उस सिक्योरिटी चीफ को एक मुक्का मारकर बेहोश कर देती है, क्योंकि वहीं पर उसकी दोस्त भी मौजूद थी जिसे वो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। ट्रोल अब दर्द से चिल्ला रहा था। उसे इस तकलीफ में देखकर सब परेशान थे। नोरा से ये सब नहीं
नहीं देखा जा रहा था, इसलिए वो इसकी मदद करती है और वो सारी लाइट्स ऑफ कर देती है। ट्रोल को मालूम पड़ जाता है कि नोरा ने उसकी मदद की है। अब वो इसके पास आकर उसे वापस पहाड़ों में जाने को कहती है, लेकिन इसी दौरान सुबह हो चुकी थी और जैसे ही सूरज की किरणें इस पर पड़ती है, ट्रोल टूटना और बिखरना शुरू हो जाता है। आखिरकार ट्रोल एक पत्थर की शक्ल इख्तियार कर लेता है और उसके अंदर की जान खत्म हो चुकी थी। नोरा अब बहुत खुश थी, खुशी से उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। एंडियस अब इस जगह को ट्रोल रॉक का नाम दे देता है। वो भी नोरा की जीत से बहुत खुश था। अब वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर समेत सब लोग आ जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर अब प्रोफेसर नोरा का शुक्रिया अदा करते हैं, जबकि एंडियस अपनी जॉब से इस्तीफा देकर बताता है कि अब वो एक राइटर बनना चाहता है। इन्हें यकीन था कि शायद इन पहाड़ों के नीचे ट्रोल की तरह के और जानदार भी मौजूद हो सकते हैं। नोरा और एंडियस खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं।